माइक अपना अपना म्यूट कर रहे हैं हम लोग ना। हाँ जी मित्रों, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी का वंदन, अभिनंदन, सभी को नमन। मित्रों, आज इस पटल पर हम एक ज्वलंत विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, उसमें कुछ देश यूक्रेन की तरफ से और कुछ देश रूस की तरफ से अपने अपने विचार रख रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में विश्व युद्ध की आशंका छिड़ गई है। विश्व युद्ध के कगार पर सारा संसार खड़ा हो गया है। इसी विषय को लेकर के आज हमने कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ साहित्यकारों को आमंत्रित किया है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि शहर में डिंडोरा पिटा कि अपने अपने शस्त्र जमा कीजिए। शहर में डिंडोरा पिटा कि थाने में सब अपने अपने शस्त्र जमा कीजिए। तो मैं भी अपनी कलम लेकर के वहां उपस्थित हो गया। मैं भी वहां अपनी कलम लेकर के उपस्थित हो गया। तो आज के युग में कलम सबसे बड़ा हथियार है। हम कितना भी युद्ध कर लें, कितना भी झगड़ा कर लें, कितने भी फौजदारी कर लें, आखिर इंसाफ वो कलम के नीचे ही आकर के होता है और वही करना पड़ता है। इसके अलावा कहीं कोई चारा नहीं है। कलम एक ऐसा शस्त्र है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देती है, और सबसे बड़ा हथियार वही माना जाता है। सबसे बड़ी शक्ति वही है। तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं हमारे आदरणीय सोहनलाल जी से विनती करूंगा कि वे 4 लाइन मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें और मां सरस्वती को पटल पर आमंत्रित करें। आदरणीय सोहनलाल जी, दीग भरतपुर से, सरस्वती वंदना। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। पटल पर आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मां शारदे के श्री चरणों में चंद पंक्तियां रखता हूं कि मात कृपा बना दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, कि मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। अगला पहला बंद रखता हूं, पहली ख्वाहिश रखता हूं माँ के समक्ष के माँ से मैं क्या चाहता हूं कि छंद दोहे चौपाई की सब, छंद दोहे चौपाई की सब, कि छंद दोहे चौपाई की सब, ABCD सिखा दीजिए, ABCD सिखा दीजिए, कि मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। दूसरी ख्वाहिश माँ के श्री चरणों में रखता हूं कि राह सच्ची पे चलता रहूं, राह सच्ची पे चलता रहूं, कि राह सच्ची पे चलता रहूं, ऐसा मंत्र बता दीजिए, ऐसा मंत्र बता दीजिए,
मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अब तीसरा बंद रखता हूं, तीसरी ख्वाहिश, तीसरी मनोकामना रखता हूं अपनी माँ के समक्ष। सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना मेरी कि देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, कि देश सेवा ही करता रहूं, राष्ट्र सेवा ही करता रहूं, ऐसा जज्बा जगा दीजिए, ऐसा जज्बा जगा दीजिए, मात कृपा बना दीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय मां बहुत शारदा। बहुत खूब, बहुत खूब। मित्रों, माँ सरस्वती पटल पर विराजमान हो गई है और हमारे साथ में आदरणीय गणेश प्रसाद जी गौतम जुड़े हैं, बहन रजनी शर्मा भी जुड़ी हैं और सतीश जी अकेला आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी को नमन करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज जो युद्ध की विभीषिका बनी है, उसके लिए हम सबसे पहले हमारे भारत की बात करेंगे कि भारत और यूक्रेन के बीच में क्या संबंध है, इससे हमारे देश को, हमारी जनता को क्या नुकसान होने वाला है, उस पर हम विशेष चर्चा करना अपना धर्म समझते हैं। क्योंकि पहले अपने घर के लिए सोचा जाता है, बाद में दूसरे के लिए सोचा जाता है। तो इसके लिए मैं आदरणीय अभिदा, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सेक्रेटरी के तौर पर, सचिव के तौर पर अपना पूरा जीवन इन्होंने खपाया है और ये राजनीति से अधिक जानते हैं, राजनीति के बारे में। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यूक्रेन के और भारत के बीच में किन किन बातों का समझौता था और इस युद्ध से भारत को क्या नुकसान होने वाला है। आदरणीय अभिदा, माइक बंद है आपका शायद। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके मंच को करता हूँ। सर एक मिनट, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश जी पांडे जुड़ गए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और नमस्कार सत्य प्रकाश जी। और इसके बाद मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा विषय चुना और इस विषय के इतने पारंगत लोगों को आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यूक्रेन जो है पहले रशिया का ही भाग था और रशिया और यूक्रेन ने, जैसे हमारा एक तो भारत में 1000 साल पहले गुलामी शुरू हुई थी, उसी तरीके से इनके यहाँ भी बहुत उठापटक चली है, वर्षों चली है। पहले यूक्रेन अलग था, उस पर बहुत से देशों ने राज्य किया, उसके बाद वो रशिया में आया और ये 23 दिसंबर 1922 को ये यूएसएसआर बना था, जिसमें ये शामिल हुआ था। लेकिन ये जो यूएसएसआर था ये साम्यवादी देश था और ये साम्यवादी देश इतनी तरक्की कर रहा था कि जो अमेरिका जैसे पूंजीपति देश के आंख की किरकिरी बना हुआ था। आज अमेरिका अपने अंतरिक्ष अभियान में बहुत आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन रशिया वो देश था जिसने सबसे पहले अपना लूनो खोज चांद पे उतारा था। तो ये इन देशों में, अगर आपको याद होगा, एक समय वो था जब इंदिरा गांधी अपने यहाँ हुआ करती थी,
कि ये अमेरिका का CIA और इनका रशिया का KGB, ये दोनों इतने ज्यादा उठापटक चल रही थी, इतना ज्यादा जासूसी चल रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अब देखिए उसकी परिणति क्या हुई। रशिया ने अपनी कूटनीति से, अपने तरीकों से रशिया का विघटन करा ही दिया। जो हमारा USSR था रशिया का, उससे 15 देश थे। एक तो रूस हो गया, यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब ये सारे अलग हो गए, सब स्टेट स्वतंत्र हो गए। अब जब स्वतंत्र हो गए तो उनकी अपनी विचारधारा होगी। उस विचारधारा में जो रशिया था, ये यूक्रेन, यूक्रेन कभी भी हमारे भारत के साथ में खड़ा नहीं हुआ। जिस समय हमारे देश ने परमाणु परीक्षण किया था माननीय अटल बिहारी जी के नेतृत्व में पोखरण में, उसमें यूक्रेन वो देश था जिसने सबसे पहले भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और यूक्रेन वो देश है कि जिसने हमारे दुश्मन पड़ोसी मुल्क को इतने टैंक दिए हैं, इतना गोला बारूद दिया है कि जितना उनके पास लड़ाई का आयुध जो है वो मोस्टली सब यूक्रेन का दिया हुआ है। तो एक तरीके से यूक्रेन ने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा अपना रुख दिखाया है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि हमारे साथ रशिया ने क्या किया। जबकि सर यूक्रेन को सबसे प्रथम स्वतंत्र देश की मान्यता भारत ने ही दी थी जी। तो अब जब अलग हो गया तो मान्यता देनी पड़ेगी, वो तो अलग बात, मजबूरी वाली बात होती है ना कि जब विघटन हो गया तो मान्यता देनी पड़ेगी। नहीं, पर सबसे पहली बार जो है जी। अब ये देखिए भारत ही ऐसा देश था हमेशा हमारे ऊपर एक साय की तरह रहा है। और रूस का आपको अगर याद होगा, जिसमें बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी और हम वहां पे उनको अलग करने की उस स्थिति में आ गए थे, तो पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी अमेरिका से। तो अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट जो न्यूक्लियर पावर था वो वहां से रवाना किया था अगेंस्ट इंडिया, कि अगर ये वहां कुछ कर रहे हैं तो हम इनको यहाँ से इसका जवाब देंगे। तो उसको रोकने के लिए रशिया ने उसके पहुंचने के पहले अपना फ्लीट यहाँ लगा दिया था कि ठीक है आइए हम देखते हैं, अगर वो आएगा तो हम भी आ जाएंगे। एक ये वो अवसर था जब दुनिया विश्व के कगार पे फिर आ गई थी कि अगर वहां से कुछ शुरुआत होती तो बर्बाद उस समय हो जाता। आज वही स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच में आ गई है। अब यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा ये देखें कि ये जो दो देश हैं, जो इनका नेतृत्व है वो कैसा है। इनका जो नेतृत्व है, तो जो हमारे जो पुतिन जी हैं, पुतिन जी हमारे जब 23 साल की इनकी उम्र थी 1975 में, ये KGB में चले गए थे। और उस KGB में इन्होंने रह करके पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझा और इन्होंने वो कारनामे किए कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल तक पद पर वहां ये पहुंच गए थे। जब 1991 में इसका विघटन हुआ और ये संस्था खत्म हुई, तो ये वहां से निकले, बोले चलो भाई तो राजनीति कर लेते हैं। तो ये राजनीति में आ गए और उस समय ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ के 1999 में बनाए गए। उसी समय वहां के जो प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन, उनका इस्तीफा हुआ और इनको वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट का इनको काम करने का मौका मिला। उसके बाद से ये बराबर जो है मुझे उसी पद पर, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी उनके बदलते रही, कुछ उनके संसद में परिवर्तन होते रहे नियमों में, तो कभी प्रधानमंत्री बने, कभी राष्ट्रपति बने, ऐसे ये वहां पर ये चलते रहे। तो ये इस समय लगभग 70 साल की उम्र के हैं और इतना परिपक्व मस्तिष्क, इतना ज्ञान इनके पास है। और इनका एक सैन्य समझौता हुआ था 1990 में यूक्रेन के साथ कि आप अपना सैन्यीकरण नहीं करेंगे। भाई हम भले ही अलग हो गए लेकिन फिर भी हमारा एक आपस में एक समझौता है कि जैसे भाई एक परिवार होता है, भाई भाई होते हैं, ठीक है हम दूसरे घर में रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम भाई भाई हैं। लेकिन ये जो आपके जो वहाँ के जो ये हैं, कहते हैं ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, ये जेलेंस्की। अब आप जेलेंस्की के बारे में थोड़ा सा देखिए कि जेलेंस्की का इतिहास क्या है। एक तो इनकी उम्र देखिए आप, कितनी कम उम्र है, देखिए केवल 44 साल की उम्र है इनकी। और इन्होंने
अपना जो कैरियर शुरू किया एज कॉमेडियन शुरू किया, जबकि इनके पास जो डिग्री थी वो थी कानून की। उस कानून की डिग्री का रहते हुए भी इन्होंने जो करियर स्टार्ट किया एज कॉमेडियन, ये फिल्मों में काम करने लगे। अब आपको अगर याद होगा कि जिस समय अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे, तो उसके बाद उन्होंने वहां से राजनीति से तौबा कर ली थी, क्योंकि राजनीति और कलाकारी ये दो अलग अलग चीजें हैं, आप इनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी ने वहां से अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पे इन्होंने वहां पे प्रोग्राम शुरू किया। उस प्रोग्राम का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। उस प्रोग्राम में ये रातों रात वहां यूक्रेन में बड़ा मशहूर हो गए। उसमें कहानी ये थी कि एक व्यक्ति यूक्रेन का, जैसे अपने यहाँ नायक फिल्म में जो है अनिल कपूर मंत्री बन जाता है, उसी तरीके से ये इन्होंने ऐसा किया कि एक व्यक्ति है जो हमारे वहां के देश की बातें करता है, वो करता है, और वहां पर ये राष्ट्रपति बन जाता है। वो प्रोग्राम लोगों को बहुत पसंद आया। तो उस प्रोग्राम की वजह से इनको जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में ये खड़े हुए और उसी की वजह से जीत गई। अच्छा, मजे की बात ये थी कि जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के समय जो गंभीर मुद्दे थे, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे, उनसे तो ये बचते रहे, लेकिन जो कॉमेडी वाले जो मुद्दे थे उनको ये सोशल मीडिया पे डाल के लोगों की वाहवाही लूटते रहे। अब देखिए, राजनीति एक बहुत ही कठोर चीज होती है, उसमें आपके ये हंसी मजाक की ठिठोली से काम नहीं चलने वाला। अब ये अमेरिका की ग्रिप में आ गए। अच्छा देखिए, अमेरिका की हमेशा चाल रही है कि वो दो लोगों को लड़ा के बीच में मजा लेता है। तो अमेरिका ने इनको जो है ललचाया और कहा कि भाई ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और ये उनके दबाव में आने लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो है नाटो में जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब देखिए, कोई भी देश है तो वो अपनी संप्रभुता के लिए हमेशा सतर्क रहता है। अब अगर चाइना ने अगर बॉर्डर पे अपनी फौजें बढ़ा दी तो हमको भी फौजें बढ़ानी पड़ेंगी। भाई इनका क्या मकसद है, ये आखिर ये फौजें क्यों बढ़ा रहे हैं वहां पर? हम अगर सतर्क ना होते तो जो गलवान में जो हुआ है वो कुछ और घटना होती उसकी जगह पर। तो उसी तरीके से ये जो पुतिन थे ये समझ गए कि ये जो अमेरिका जो है इसके बहाने से अपने आप को यहाँ पे हावी करने की कोशिश कर रहा है, और इस चीज को पुतिन कभी सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन के सामने ये चाहे आपके बाइडेन है कुछ भी हो, ये जो शख्सियत पुतिन है वो ये कोई नहीं है। इनकी जो अपनी जो शख्सियत है, जो इनकी अपनी नॉलेज है, जो इतने बड़े बड़े उस पर रहे हैं ये, और जो इन्होंने इंटरनेशनल जो जासूसियां की हैं उस पर जो इन्होंने इतना काम किया है, तो उससे इनकी बहुत मेच्योरिटी इनकी बढ़ गई। तो अब ये उसको रोकने का इन्होंने बहुत प्रयास किया कि आप रुकिए, मानिए, मत करिए मत करिए मत करिए। आज की तारीख में जेलेंस्की कहते हैं कि मैं फोन करता हूं तो वो उठा नहीं रहे हैं। अरे भाई, जब वो आधी चुनाव पर चढ़ चुके, अब तुम्हारा क्या फोन उठाएंगे? वो तो समय निकल गया फोन उठाने वाला। तो ये इस वजह से इनको यहाँ पे हमला करना पड़ा। अब देखिए, अब यहाँ कितनी इमेच्योरिटी है कि आप जब टॉक कर रहे हैं तो भाई आप जब आप जानते हो आप उसके सामने ठहर नहीं पाओगे और अमेरिका आपके साथ लड़ने आ नहीं रहा है, तो आप उसको जो है टाई अप करिए, समझौता करिए उनसे। आप समझौता नहीं कर रहे हो, नुकसान किसका हो रहा है? आपके देश की जनता का। आप तो बैठे हो, पोलैंड भाग गए, यहाँ भाग गए, वहां भाग गए, नहीं भी भाग गए, लेकिन जनता तो आपकी मारी जा रही है। आप जानते हो आप रूस का सामना नहीं कर पाओगे। अब नाटो क्या कर रहा है? आपको हवाई जहाज भी दे देगा, लड़ाई का सामान दे देगा, लड़ो। लड़ना तो तुम्ही को है, लड़ने में बर्बादी किसकी होगी? आपकी होगी, उनकी तो नहीं होगी। वो तो वहां बैठे तमाशा देख रहे हैं, आप तबाह हुए जा रहे हो। तो जब आपको ऑन द टेबल टॉक के लिए जब बुलाया जा रहा है, आप जब बात कर रहे हो, तो कम से कम आपको अपने देश की रक्षा के बारे में कुछ कहीं भी समझौता करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे यहाँ ताशकंद समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, हमने कितनी कितनी जमीनें दे दी, कितने सैनिक छोड़ दिए जो उनके बंदी थे, क्या क्या हमको करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन अब ये कि एक कॉमेडियन और एक पॉलिटिशियन तो कहीं मैच नहीं बैठता है। तो यूक्रेन की ये स्थिति है। तो डॉक्टर साहब, हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। हाँ जी, मैंने पहले कहा औरों को भी मौका दीजिए। अब हम डॉक्टर साहब, पांडे जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज?
हाँ सुन रहे सर, प्रणाम। तो डॉक्टर साहब पटल पर आइए। और सादर प्रणाम सर, आप सभी बड़ों को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं शुरू से था सर, मैं अब्सेंट नहीं था, एकदम टाइम पर था, 1 मिनट नहीं पहले था। लेकिन आपकी और, आप एकदम स्टिल हो रहे हैं सर। और सभी एक्टिविटी नहीं साथी, दिख रही है मेरे को। आप चाहे जैसे फोटो लग रही है उस तरह से लग रहा है जैसे हैंग हो गए हो। वो सब बाधा है, वो बाधाएं आती है, बाधाएं आती चलो है आए। आती रश्मि तो डॉक्टर लहर साहब मैं जी आपसे हमारे मंच की नमस्कार एक अभिभावक है, सत्यप्रकाश जी। अनुज्ञा जी सदस्य के रूप में जी प्रणाम बिल्कुल करता हूँ महिला शक्ति। डॉक्टर सर। रत्नेश्वर सिंह हम लोगों के अभिभावक सदस्य हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शिवदत्त जी शर्मा जी सर अपने दोनों कार्यक्रमों के अभिभावक हैं, मैं उनको भूरी भूरी प्रणाम करता हूँ। और सोहन लाल शर्मा सर प्रेम, इनका तो आशीर्वाद हमें हमेशा ही मिलता है, हमेशा रोज हम प्रणाम करते हैं। और एक नए अभिभावक दिख रहे हैं, मनोज कुमार शुक्ला सर, उनका सुंदर आशीर्वाद प्रवचन मिला है, ज्ञान मिला है, ऐतिहासिक और राजनैतिक दोनों अनुभव मिला है। जो अनुभव मिला है उसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ खास बोलने को रह नहीं जाता, क्योंकि एक परिवार का मुखिया सब कुछ समझ के एक राय परामर्श जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझा रहा हो कि भैया समझ लो, यही तुम्हारी बात है, और इस तरह से सर ने समझाया है। और हम लोगों की बात इतनी पहुंच तो है नहीं कि यूक्रेन का राष्ट्रपति सुन ले, लेकिन इतना उसको खुद से ही समझना चाहिए था, इतना उसे हर दिन समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम कहाँ से टूटे हैं, कहाँ किसके पास कहाँ तक पहुंचना है, और हमारी अपनी क्षमताएं क्या हैं। अगर कोई कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो वह कितना साथ है, पूरे कितने वर्ष से ये सब चल रहा था, आज का नहीं चल रहा है। जैसा सर ने बताया, लंबी प्रक्रिया के बाद यह देश टूटा था, बना था, और उसके बाद कोई न कोई एक समझौता हुआ, उसके आधार पर बना और वहां स्थापित हुआ। तो संप्रभुता की बात थी, संप्रभुता बनी रहनी चाहिए थी, उसको नाटो की तरफ उस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए था जिस प्रकार से वह आत्मविश्वास से भरकर आगे बढ़ रहा था, जिस प्रकार से अमेरिका के बहकावे में वह आ रहा था, नाटो के प्रति वह दृढ़ था। तो तात्कालिक रूप से यह सब हुआ। और सचमुच मैंने भी 2 लाइन लिखी थी इस पर, सर का जब वो मिला था कि यह कार्यक्रम है, तो मैंने लिखा था कि एक कॉलोनी में अगर 2 लोग लड़ रहे हों तो बाकी कॉलोनी वाले एक कमजोर को डंडा, गोजी, लाठी, सब हथियार उपस्थित कराएं और कहें भैया लड़ो, और वो माफिया हो, बदमाश हो, बड़ा हो, बंदूक सब कुछ हो, उसके पास आदमी भी हो, अब वो बाकी कॉलोनी वाले मिलकर लड़ा रहे हैं, वो पिटा रहा है, और अंत में जब पिटवा लेंगे तो कहेंगे ठीक है भाई, अब आप ही तो पहले से ही मुखिया थे, अब हम लोग बांट लेते हैं इसका मकान। वही होगा, वही होगा। सारे संसाधन, सारी जनता, सब कुछ का हानि जब हो जाएगा तो बुद्धिजीवी वर्ग बैठेगा, फिर कहेगा कि अब भाई जो हुआ हुआ, अब संसाधन, क्योंकि वर्तमान आज जो एक टाइटिल है सर, उस पर मैं ध्यान देता हूं, दुनिया विश्व युद्ध की ओर। तो मेरा यह मानना है कि अब विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। मैं इस बहुत सोच समझ कर पहले दिन भी बोला था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज इतना प्रबुद्ध हो गया है और इतना इमीडिएट इंफॉर्मेशन उसके पास है। उसके निर्णायक कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति निर्णय बटन दबाने का नहीं है आज के समय में। हमारा आपका इंप्रेशन, हमारे देश का इंप्रेशन, सबका इंप्रेशन तुरंत तत्काल पहुंचता है, और एक निर्णय होना, वो निर्णय बदलता रहता है और सोच समझ के। आज इस बीच में भी 10 दिन के भीतर कई बार ऐसी स्थिति लगी है कि अब बटन दब जाएगा और वैसी परिस्थितियां हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये मैच्योरिटी लेवल यह बताती है कि कभी भी विश्व युद्ध नहीं होगा। जो सबसे अस्थिर राष्ट्र थे, जो जिसको मैंने समझा है, जो रोज ही उठकर खड़े हो जाते हैं और उनके यहाँ बारूद फटते हैं, वे भी इतने तन्मयता से, शांति से, गंभीरता बनाकर कार्य कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनसे जैसा सहिष्णु राष्ट्र कोई नहीं होगा। बहुत सारे असहिष्णु राष्ट्र हैं, आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस समय नहीं आई है, कोई उत्तेजना नहीं आई है। और इससे समझ में आता है कि सब लोग उसी समय उत्साह दिखाते हैं जब वे समझते हैं। इस समय सब लोग ठंडे हैं। तो यह बात बिल्कुल सच है कि सब लोग प्रबुद्ध हैं, समझ रहे हैं। युद्ध उस तरह से नहीं बढ़ेगा, जिस चीज का होना है वह होगा। जिसको मानना चाहिए था वो कितने दिन में मानेगा, कब तक मानेगा। यह युद्ध नहीं होना चाहिए था, इसको सूझबूझ से हल करना चाहिए था।
कॉमेडियन ने राष्ट्र की प्रतिष्ठा को एक लापरवाही की है, जनता को गुमराह किया है, खुद भी गुमराह हुआ है, और हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि उसका हल निकल जाए। और निश्चित रूप से यह चर्चा समाप्त होते होते हमें लगता है कि एक जब तक यूक्रेन के राष्ट्रपति को शुक्ला सर की बात पहुंचेगी या रत्नेश्वर सिंह सर की बात पहुंचेगी, तब तक वहां मामला समझ जाएंगे लोग कि अब हम लोगों को मान जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्यू के लिए नहीं खड़े हैं। कवि और क्यू में एक ही मात्रा का फर्क है। हम यह भी जानते हैं कवि समाज और क्यू की इज्जत हम लोगों की इज्जत केवल एक मात्रा के फर्क से हो जाती है। इसलिए हम लोग आज यह गोष्ठी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका हल निकल जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बड़ों को ही निवेदन करूंगा इस पर और बात करने के लिए। मेरी सीमा इतनी तक ही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपने विचार रखे। अब मैं बहन रश्मि जी को आमंत्रित करता हूं कि वे भारत का इस युद्ध के बीच में, अरे चुप रहे, क्यों चिल्ला रहा है, भारत का इस दोनों के बीच, युद्ध के बीच में भारत का क्या रोल रहेगा, क्या उसका प्रभाव रहेगा और क्या अब तक रहा है और रहना चाहिए, इस पर कुछ प्रकाश डालें। रश्मि, आप सभी प्रबुद्धजनों को, आप सभी प्रबुद्धजनों को हमारा प्रणाम। बहुत गूंज रही है, हमारी आवाज इको भी हो रही है, और सभी लोग म्यूट कर लेंगे तभी। जी जी, कृपया सभी जो बोलेगा सिर्फ उसी का माइक ऑन रहे। जी सर, जी सर, सभी माइक बंद कर लें तो आवाज इको नहीं होगी। जी जी, आप सभी को सादर प्रणाम। और हम आप सभी के विचार सुन रहे हैं, और निसंदेह इस समय भारत की स्थिति भी काफी विचारणीय स्तर पर है। हम लोग जो भी कदम उठाएंगे राजनीतिक रूप से तो जो असर पड़ना है सर वो तो पड़ ही रहा है, और आर्थिक और मानवता पर भी बहुत बुरा असर इसका पड़ रहा है। तो ये तो तय है सर कि अगर ये लंबे समय तक ये तनाव कायम रहता है तो भारत पर ये आवश्यक हो जाएगा कि किसी न किसी एक पक्ष का, मतलब जो भी एक पक्ष है उसकी तरफ से बोले भारत, है ना। और शायद भारत अभी ये स्थितियां अवॉइड कर रहा है कि नहीं, हमें युद्ध की स्थिति ना होने पाए ऐसा कुछ करें, है ना। अभी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी बहुत ही सजग प्रयास ये चल रहा है कि जो स्थितियां हैं, क्योंकि रूस से भी हम लोगों के संबंध ठीक रहे हैं, अच्छे रहे हैं, और ये प्रयास किया जा रहा है कि ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि युद्ध का भारत पर भी सर बहुत खराब असर पड़ेगा, क्योंकि जो भू राजनीतिक स्थिति भारत को युद्ध के सभी नायकों से अलग अलग तरीके से जोड़ती है। तो ये कहा जाता है कि जो स्थिति दिख रही है सर वो तो निराशाजनक ही है। रूसी कार्यवाही और पश्चिम की जो कड़ी प्रतिक्रिया है, इसके बीच में समझौते के लिए एक झरोखा बनाने की आवश्यकता है। तो जो पश्चिम की स्थिति इस बात पर निर्भर कर रही है कि प्रतिबंधों के दर्द को कब तक झेला जा सकता है। जो समझौता उभरेगा, क्या वह मौजूदा घावों पर मरहम पट्टी लगा सकता है, या ये एक खुला सवाल है कि जब हमारी यूरोपीय सुरक्षा का ढांचा टूट गया तो अब कोई संदेह नहीं कि युद्ध और प्रतिबंधों के चलते अनेक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से भारत स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। वैसे जो रूस के साथ हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध वो कम प्रभावित हो सकते हैं। साल 2014 के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों का भारत ने विशेष विरोध किया था, लेकिन अनेक कारणों से रूसी बाजारों में हमारे व्यवसायों पर सीमित जोखिम था। द्विपक्षीय मुद्रा व्यवस्था से दोनों देशों के बीच रक्षा का जो सहयोग था वो यथावत कायम रहा है, और भारत ने अमेरिकी कानून काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट के चलते प्रतिबंधों के खतरे का सामना भी किया है। तो और इसके साथ सर हम आप लोगों के मतलब जो इस समृद्ध पटल पर बोल रहे हैं
वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यक्तिगत विचार हैं हमारे, कि जो 2019 में सर एक फिल्म बनी थी। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म को 76वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। फिल्म का नाम था एटलांटिस और इसके निदेशक थे वैलेंटाइन वासनोविच साहब ने उसी समय भविष्य में होने वाले यूक्रेन रूस युद्ध की परिकल्पना कर ली थी और इस फिल्म का कथानक 2025 का रखा गया था, है ना, लेकिन वो 2022 में ही हो गया है। तो 2021 में भी इन्होंने ऐसी ही पिक्चर बनाई थी और जो स्थिति है सर वो काफी निराशाजनक भी है। यानी साहित्यकार जो भी निदेशक हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इससे भारत का भी सर और पूरे विश्व का बहुत नुकसान हो सकता है। तो जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे साहित्यकार हैं और जो जनता है, वो कोई नहीं चाह रही है कि इस समय युद्ध हो। सब लोग इसी प्रयास में हैं कि युद्ध की स्थितियों को रोका जाए, इतना प्रयास किया जाए कि यूक्रेन भी समझे और रूस भी समझे सर। जो कमजोर है उसके पास थोड़े से कम रास्ते होते हैं और जो मजबूत है उसके पास बहुत से साधन होते हैं कि वो दबाने, जिसको दबा रहा है उसको और दबा सकता है सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों पक्षों को एक बार पुनः विचार करना चाहिए और भारत का जो इस समय चल रहा है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका है, निसंदेह वो बहुत सकारात्मक है और बहुत ही संभल के वो हर पक्ष को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जहां तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये युद्ध नहीं हो पाएगा, इसको रुकना ही पड़ेगा सर। ये हमारे व्यक्तिगत विचार थे और हम एक छोटी सी कविता है जो जिसके संग्राहक TPSG हैं, उन्होंने एक छोटी सी जो ये कविता प्रस्तुत की है सर, तो एक हम अगर आपकी इजाजत हो तो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। काफी छोटी सी है, रख सकते हैं सर? जी स्वागत है। आवाज जी सर, जी सर। ये है कि युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए, मानव का मन शुद्ध चाहिए, सत्य अहिंसा विश्व बंधुता। मतलब इस कविता के माध्यम से मैं आपको सारी स्थितियों से अवगत कराना चाहूंगी कि सत्य अहिंसा विश्व बंधुता, करुणा मैत्री का हो प्रसार, पंचशील अष्टांग मार्ग का पुनः जगत में हो विस्तार, समता ममता क्षमता से ऐसा वीर प्रबुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए, मानव का मन शुद्ध चाहिए, कपट कुटिलता काम वासना घेर रही है मानव को, कदाचार और दुराचार ने जन्म दिया है वामन को, न्याय नियम का पालन हो अब, सत्कर्मों की बुद्धि चाहिए, युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए, मानव का मन शुद्ध चाहिए, मंगलमय हो सब घर आंगन, सभी द्वार बजे शहनाई, करुणा मैत्रीमय हो धरती, मानवता ले अंगड़ाई, मिटे दीनता हटे हीनता, सारा जग समृद्ध चाहिए। ध्यान दीजिएगा इन दो पंक्तियों पर, यही हमारी भी इच्छा है, शायद यही सारे विश्व के जनों की इच्छा होगी कि मिटे दीनता हटे हीनता, सारा जग समृद्ध चाहिए, युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए, मानव का मन शुद्ध चाहिए। तो मेरे सर यही विचार है और आप सभी को पता है कि युद्ध के कारण जो जनता प्रभावित होती है, अनेकों लोगों को शरणार्थियों की तरह जीवन यापन करना पड़ता है, अनेकों नारियों को अपनी जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सभी को पता है। और जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आपके पटल पर इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करके मैं अपना ये भी संदेश भेजना चाहूंगी, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, कि एक बार पुनः सभी बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए और हम सभी को विश्व युद्ध की स्थिति आने से रोकना चाहिए सर। मेरा सर यही विचार। बहुत खूब। हमारे साथ में आदरणीय प्रकाश चंद्र जी पाराशर, हमारे बड़े भाई साहब जुड़ गए हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए पटल पर आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत नमन करता हूँ उन्हें। भूदत्त जी शर्मा हरिद्वार से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। अब मैं
हमारे वीर साहित्यकार आदरणीय सोहनलाल जी शर्मा उपस्थित हैं। कहते हैं देश पर, दुनिया पर जब जब भी संकट आता है साहित्यकार ही उसे संभालता है, और साहित्यकार ने ही अब तक संभाला है। चाहे वो भगवान रामचंद्र जी का जमाना हो, चाहे कृष्ण जी का जमाना हो, चाहे मुगलों का समय हो, साहित्यकारों ने ही देश को संभाला है और साहित्यकार ही आगे तक संभालते रहेंगे। तो मैं आदरणीय से 2 प्रश्नों पर विचार चाहूंगा। एक तो हमारे देश में जो वहां से सामान आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगेगा या उसके आने में परेशानी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, उसके बारे में विचार चाहूंगा। दूसरा, वहां जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं, कुछ आ गए हैं कुछ फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे विचार चाहूंगा। आप जी इन 2 ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालें और इसके अतिरिक्त युद्ध के बारे में भी अगर कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है। आदरणीय सोहनलाल जी शर्मा। मंच को पुनः नमस्कार करता हूं। पहले तो हम इसके नेपथ्य में जाएं कि ये युद्ध क्यों हुआ। ये पूरा का पूरा तेल का खेल जिसको मैं कह सकता हूं। दरअसल पूरे घटनाक्रम के नेपथ्य में रूस और अमेरिका के बीच ये तेल का खेल चल रहा है। तेल के इस खेल में बाइडेन यूक्रेन को आगे करके पुतिन को कमजोर करना चाहते हैं। पुतिन को कमजोर करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिनके बारे में ये कह दूं कि 2019 में जब वो राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन की 4 करोड़ जनता को ये उम्मीद नहीं थी उससे कि वो एक दिन पूरी की पूरी जनता को इस तबाही और बर्बादी के मंजर में धकेल देंगे। अमेरिका हमेशा साजिश खेलता है इस पूरे दुनिया में। अमेरिका चाहता है कि अशांति हो, जिससे मेरे युद्ध के जो सामग्री है वो बिके, मेरी एम्यूनिशन बिके। रूस बहुत सशक्त, बहुत ही समृद्ध देश है, क्योंकि उसके पास प्राकृतिक गैस का बहुत जबरदस्त भंडार है, तेल का बहुत जबरदस्त भंडार है, और यूरोपीय देशों को 35% जो आपूर्ति करता है तेल की वो रूस करता है। अमेरिका को ये बात बुरी लगती है। इधर अपन जो पहले हमारे भाई अभी शर्मा ने एक बात कही थी कि हमारे जो इस समय जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, वो केवल एक मात्र टीवी कलाकार थे। इनका एक बहुत अच्छा सीरियल वहां आया, सर्वेंट ऑफ द पीपल, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। एक कॉमेडियन के रूप में बड़े भारी चर्चित हो गए, और उन्होंने 2019 में जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो अपनी कैंडिडेचर, अपनी उम्मीदवारी घोषित की, और 70% से अधिक मत प्राप्त करके उस समय जो राष्ट्रपति, उस समय जो दूसरे पेट्रो पोरोशेंको को हरा दिया। इधर अमेरिका तैयार था इस बात के लिए कि कोई ऐसा अदूरदर्शी राष्ट्रपति यूक्रेन का बने और यूक्रेन को मैं अपने चंगुल में फंसाऊं। उसने धीरे धीरे बड़े भारी प्रलोभन दिए। जेलेंस्की के सत्ता में आते ही अमेरिका ने यूक्रेन पर डोरे डालना आरंभ कर दिया। उसने यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने का एक भरोसा देकर रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। रूस को ये बात, कारण ये है कि अगर भौगोलिक स्थिति, आप बहुत विद्वान लोग हैं, रूस की जो सीमा है उस पर यूक्रेन है, और वो यूक्रेन एक ढाल के रूप में है। इधर यूरोपीय देश जो नाटो के सदस्य हैं, वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के पिट्ठू हैं ज्यादातर। उन्होंने कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अंत में ये हुआ कि उसकी अदूरदर्शिता की वजह से, और वो महाशक्तियों की चाल को, चरित्र को और चेहरे को नहीं समझ पाए, और आज पूरी की पूरी हमारी जो यूक्रेन देश के 4 करोड़ से अधिक जनता है उसको धकेल दिया है इस विध्वंसक स्थिति में। दूसरी बात, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने ये पूछा कि निश्चित रूप से वहां से जो आपूर्ति नहीं होगी, हमारे यहाँ जो सामान आता है, तो महंगाई बढ़ेगी, भारत पर असर पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि हमारे जो लोग वहां फंसे हैं, हमारे मोदी जी इतने होशियार हैं
इतने दूरदर्शी हैं कि वो अभी हमारे दुनिया भर के जितने भी छात्र हैं उनको सबको वापस ला रहे हैं। बड़े हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सब लोग सुरक्षित वापस आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके साथ ही बाइडेन जो इस समय राष्ट्रपति हैं, वो अफगानिस्तान के पिटे हुए हैं, उनको नए नए नाटक करने का शौक है। अब अमेरिका की स्थिति खुद की खराब है, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के बुरे दौर से अमेरिका गुजर रहा है। वो ऐसे नाटक करते 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 अपनी जनता की प्रशंसा पाना चाहते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। इस समय वास्तव में स्थिति बहुत खराब है। हमें पूरे विश्व को, हमारे देश ने साफ कहा है, रूस से भी कहा है, तटस्थ भाव रखता है हमारा देश। रूस से भी कहा है कि भाई आप तुरंत इस युद्ध को विराम कर दें, युद्ध को रोक दें। ऐसा नहीं है कि हमारा देश यूक्रेन के पक्ष में है या रूस वो शांति चाहता है। हमारा देश तो पुराने समय से शांतिवादी है, सत्य अहिंसा का पुजारी रहा है। ऐसी स्थिति में हम सबका ये दायित्व है कि हम बड़े प्रेम से इस जीवन को काटें। पूरे विश्व के व्यक्तियों को ये समझना चाहिए कि भारत का एक संदेश, प्रेम का, प्यार का संदेश। मैं एक मुक्ता कहा करता हूं कि हर समय हो प्यार दिल में और प्यार का ही नाम हो, कि हर समय हो प्यार दिल में, प्यार का ही नाम हो, और प्यार से संवाद सबसे, प्यार से सब काम हो, और जिंदगी को इस तरह तुम प्यार में देना डुबा कि प्यार में प्रभात हो तो प्यार में ही शाम हो। इसी बात के साथ कि हम सब प्यार बांटें, प्यार में जिए, हमारा जीवन युद्धों से बिल्कुल दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला, आपके वचन सुनने को मिले। डॉक्टर साहब रत्नेश्वर जी, डॉक्टर साहब चलो वो आते हैं जब तक। तो मित्रों, जैसा आप तक अतिथियों के संवाद से छनकर के बात निकली, उसमें यही है कि ताकतवर देश हमेशा कमजोर देश को दबाना चाहते हैं। इसमें कुछ गलतियां कमजोर देश की भी होती है। जैसे अभी यूक्रेन की बात ले लीजिए। यूक्रेन ने अपने यहाँ सब कुछ किया, पैसा कमाया, ऐशो आराम की जिंदगियां जी। आज यूक्रेन की सड़कों पर आपको लग्जरी कारें मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि वहां टू व्हीलर तो है ही नहीं, साइकिल की तो बात छोड़िए। और हर आदमी वहां ऐशो आराम से रहना चाहता है। ऐसी स्थिति में आज जब वहां युद्ध छिड़ा है तो लोग घबरा रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि युद्ध क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी जी है। और यही संदेश हमें अपना लेना चाहिए, भारत को भी, कि हम भी हमारे बच्चों को ऐसी संस्थाओं में भेजें जहां युद्ध कौशल सिखाया जाता हो। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अपना शारीरिक सोच भी बढ़ाना चाहिए। उन्हें अपने विचार इस तरह भी लगाने चाहिए कि हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हम उसके लिए तैयार हैं। देश में बहुत समस्याएं आती हैं। आवश्यक नहीं कि पड़ोसी देश युद्ध करे, वही एक बड़ी समस्या है। देश में भी गृह युद्ध भी छिड़ता है, समाज के युद्ध भी होते हैं, धर्म युद्ध भी होते हैं। उन सब से हमें तैयार रहना चाहिए सबके लिए। जैसे अभी कश्मीर में हुआ था, सबको विदित है कि कश्मीर में किस तरह से कमजोरों को मार मार के भगाया गया था, किस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाए गए थे। अगर हमारे बच्चे सावधान होते तो शायद ये न होता। हमारे डॉक्टर साहब पटल पर आ गए हैं। डॉक्टर रत्नेश्वर जी, आपका स्वागत है। और अब आपकी बारी आई है। आप थोड़ा नाटो के बारे में और राष्ट्र संघ की भूमिका इसमें क्या होगी, क्या होनी चाहिए, नाटो की क्या भूमिका है, नाटो क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाएं कि नाटो क्या है, नाटो बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि आप इस पर प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब रत्नेश्वर जी, भाई साहब आपका स्वागत है।
डॉक्टर साहब रत्नेश्वर जी। जी जी जी, रुकिए। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार नमस्कार। आवाज रिटर्न हो जा रहा है। अब ये नहीं मेरे होगा। साथ त्रासदी है। दादा अब तो सही है, आवाज बढ़िया आ रही है, आपकी आवाज अभी आ रिटर्न रही है नहीं हो हमारे रही। पास तो आपकी आवाज। हमारे पास तो बढ़िया आ रही है। लो ठीक है, आवाज ठीक है। नहीं, मेरी आवाज तो रिटर्न हो जा रही है, मैं तो सुन रहा। नहीं, आपका आपको बोलिए लग सर। रहा होगा, लेकिन यहाँ ठीक है। आप शुरू करें, प्रारंभ करें। आपके कमरे में गूंजती आवाज। हम विषय पर ही चर्चा करना चाहते हैं। स्वागत है सर। आपने जो विषय, हमें लगा कि आदरणीय सोहन लाल शर्मा जी आएंगे। जरा सा हम 1 मिनट बेटी को जरा चाहते हैं, इको हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक करा लें। एक बार क्विट करके बाहर निकल ठीक कर फिर ठीक से करा लें साहब, ठीक करा लें, ठीक करा लें सर। हम सब लोग तो एक मित्रों, और बात हो रही थी यूक्रेन से भारत के संबंध की। तो यूक्रेन और भारत के बीच में 1991 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए और 1993 में देश स्वतंत्र हुआ। भारत ने उसे सर्वप्रथम मान्यता दी। लेकिन यूक्रेन ने हमेशा भारत के विरोध में ही अपना वोट दिया, प्रस्ताव रखा, चाहे वो परमाणु बम का परीक्षण हो, ये ना चाहे वो अभी चीन के द्वारा डोकलाम का युद्ध हो, उसमें भी उसने भारत का साथ नहीं दिया। भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए भी उसने बार बार विरोध किया है। लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा सहिष्णु देश है जो सबको अपने साथ लेकर चलने का सिद्धांत अपनाता है और यूक्रेन के पक्ष में फिर भी न खड़ा होकर के दूसरे देशों के पक्ष में भी भारत खड़ा नहीं हुआ है। अभी 3 दिन पहले जब वोटिंग थी तो भारत ने किसी के पक्ष में वोटिंग न करके और निष्पक्ष भाव से वहां से हट गए हैं। हमारे आर्थिक संबंधों में वहां से हमारे पास एग्रीकल्चर क्षेत्र के पार्ट्स आते हैं, प्लास्टिक पॉलीमर्स आता है, धात्विक पदार्थ आते हैं, इन सब का निर्यात होता है और भारत मेडिकल मशीनरी, फूड प्रोडक्शन वगैरह ये वहां निर्यात करता है। सनफ्लावर्स ऑयल भी हमारे यहाँ वहां से आता है, स्टील भी आती है, आयरन भी आती है। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो हमारे देश पे इन पदार्थों के भावों में उछाल आएगा, प्रभाव पड़ेगा। हम प्रभु से विनती करते हैं कि शीघ्रता से शीघ्र ये युद्ध समाप्त हो और देश को, विश्व को शांति मिले। हाँ डॉक्टर साहब रत्नेश्वर जी, स्वागत है आपका। जी जी, अब कुछ ठीक हुआ है। अब मेरी आवाज आ रही है? बराबर आ रही है आवाज, पहले भी आ रही थी। ना पहले नहीं, आवाज आ रही थी पहले, लेकिन आवाज रिटर्न हो जा रही थी, बोलने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहली बात है जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि युद्ध की जो विभीषिका है उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। यह एक बहाना ही मान लीजिए कि रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पर, और यह हम जानते हैं कि एक बड़ी अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, पांडे जी चले गए शायद, कि राष्ट्राध्यक्ष जो है कोई भी
इसमें कहा जाता है कि ए वार फर्स्ट बिगिंस इन द माइंड ऑफ मेन। उस विचारक का नाम है गार्डनर मर्फी, कि ए वार फर्स्ट बिगिंस इन द माइंड ऑफ मेन, देन इट गोज टू द बैटलग्राउंड। युद्ध की पूरी भूमिका, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में सर जाने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने इतना महत्वपूर्ण विषय लिया है और इस विषय पर जब चर्चा, ये तो हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए, भारत की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। हर आदमी शिद्दत से यह महसूस करता है कि हमारे लिए किसका साथ, किसका सहयोग सबसे अधिक जरूरी है। विषम परिस्थिति में कौन सी शक्ति हमें सहयोग करने वाली है और किसकी साजिश पूर्ण किसका रवैया रहा है, हम भली भांति परिचित हैं कि किसकी चौधराहट चली है। यूनिपोलर फोर्सेस और मल्टीपोलर फोर्सेस में रिफ्ट होता है। अमेरिका जो है वो हमेशा यूनिपोलर फोर्सेस का पक्षधर है और हम ये समझ नहीं पाते हैं। हम कभी दोस्ती का हाथ अमेरिका के तरफ भी बढ़ाते हैं और हमें देखना होगा, जरा पोखरण के तरफ ध्यान दीजिए कि जब पोखरण में हुआ तो किसने हमारा साथ दिया। और ऐसी परिस्थिति में जैसा कि आदरणीय जो सबसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि यूक्रेन और सोवियत संघ जो है ये दोनों साम्यवादी, ये दोनों मुल्क रहे हैं, उससे वो अलग हटा। तो जो साम्यवाद हैव और हैव नॉट की बात करता है, इस पूरे युद्ध में क्या हैव नॉट जो है वो हताहत नहीं होंगे? इसके पृष्ठभूमि में देखिए कि युद्ध की भूमिका अगर बन गई है, और क्यों बनी है, यूरोपियन, जो आपने कहा कि जो यूरोपियन यूनियन ने शह दिया, पहली बात अमेरिका लगातार शह दे रहा है, लगातार। और आपको पता होगा कि वहां के जो राष्ट्रपति, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि वो मैंने सीरियल में वो एक्टिंग करते थे राष्ट्रपति का, फिर कैसे हुए, लेकिन राष्ट्रपति तो हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वो स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते वक्त जितने यूरोपियन एम्पायर के जितने लोग, यूरोपियन यूनियन के लोग, डिफरेंट छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उसके लोग स्टैंडिंग पोजीशन में उनको ऑनर दिया। उनके कहने का मतलब कि रूस चाहे जितनी ताकत लगा दे, लेकिन मैं यूक्रेन की जमीन का एक हिस्सा नहीं दूंगा, एक टुकड़ा तक नहीं दूंगा। इस पर सारे लोग, लेकिन आप सह देने की बात करते हो, लेकिन आपका सपोर्ट कहां मिल रहा है? क्योंकि मैं जो जहां बात कह रहा हूं वहां पर थोड़ा गौर करना, क्योंकि अमेरिका हमेशा यूनिपोलर फोर्सेस के साथ है। वो चाहता है कि हमारा एक छत्र राज्य हो, मेरी चौधराहट कायम रहे, ठेठ भाषा में। और वो अपनी चौधराहट कायम करने के लिए वो निश्चित रूप से वो ऐसे ऐसे षड्यंत्र, इस तरह की साजिश वो रचता है। ये तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे देश की बागडोर एक ऐसी शख्सियत के साथ है कि जो विषम परिस्थिति में भी रास्ता निकाल लेता है। यहां मेरी अपनी दो पंक्ति है कि वक्त तो लगता है आखिर पत्थरों का है पहाड़, मेरा मकसद है यहाँ एक रास्ता बनता रहे। मेरा मकसद है यहाँ एक रास्ता। आप समझ लीजिए
कि जब परिस्थिति हमारे अनुकूल जब होगी, डॉक्टर साहब ने कहा कि युद्ध विश्व युद्ध नहीं होने को हो, क्योंकि इतना प्रबुद्ध लोग हो गए हैं। जरा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थर कोस्टलर को पढ़ा जाए। आर्थर कोस्टलर क्या कहता है कि महापुरुषों के लाख चेतावनी के बावजूद मनुष्य मूर्खता करने से बाज नहीं आता, और मनुष्य के साथ साथ जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मूर्खता से बाज नहीं आते। तो आर्थर कोस्टलर की बातें सत्यापित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखिए, 14 से जुलाई 14 से वो जो उसके बाद क्या, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों होती है? अमन के लिए, शांति के लिए, पूरी दुनिया में शांति कायम हो, इसके लिए। लेकिन अपनी यहां लीग ऑफ नेशंस में बैठकर लोग शांति वार्ता करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे अंदर जो एक साइकोलॉजिकल यूनिटी, एक जो इमोशनल यूनिटी जो होनी चाहिए, वो बरकरार नहीं रह पाती। जब जो ही हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, हम मान लेते हैं हम यूक्रेन और रूस की बात नहीं करते हैं, मानवता तो हताहत होती है युद्ध में। और 2 बड़े बड़े महायुद्ध हुए, और दोनों बड़े महायुद्ध में इतनी बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। मैं नहीं मानता कि चूंकि मित्र राष्ट्र के लोग की विजय हो गई, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि मित्र राष्ट्र के लोग ज्यादा हताहत नहीं हुए? क्या जो पराजित होता है और जो विजयी होता है, हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब कलिंग पर विजय अशोक प्राप्त करते हैं, तो जब देखते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, अभी बहन ने कहा कि युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, मानव का मन शुद्ध चाहिए। तो अगर ये बाई प्रिंसिपल अगर स्वीकार कर लिया जाए, तब तो युद्ध की कोई बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध पूरी दुनिया में धर्म राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। क्योंकि आपने हमें 25 मिनट समय दिया है कि युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन युद्ध, हमारा इतिहास बताता है कि युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है विशेष परिस्थिति में। महाभारत का युद्ध क्या था? भगवान कृष्ण अगर चाहते, भगवान मैं कह रहा हूं, तो युद्ध विराम नहीं हो सकता था क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चाहते तो युद्ध रुक सकता था या नहीं? रावण का हृदय बदला जा सकता था कि नहीं? कौरवों का हृदय बदला जा सकता था कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतिहास से लेकर आज तक कि बदलने और बदलवाने की प्रक्रिया से वो बाहर होते हैं। उनका फाइलम होता है कि नहीं, ये नहीं बदलेंगे। तो रावण के अंदर के रावणत्व को मारना हो, इसके लिए युद्ध अवश्यंभावी है। युद्ध इसलिए आवश्यक है कि हमारे अंदर, मैं सोशल साइंस डिसिप्लिन का आदमी हूं, 2 इंस्टिंक्ट है। एक इंस्टिंक्ट को हम कहते हैं लाइफ, जो हमेशा सर्जन की ओर, जो बहन ने कहा कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, सर्जन की ओर आपको ले जाता है। मैं एक चीज का मैं एग्जांपल, चूंकि मैं आपके इस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने थोड़ा सा होम टास्क भी किया, तो मैं 2 एक एग्जांपल दूंगा कि क्यों युद्ध, और क्यों ये अगर कोई कह दे कि विश्व युद्ध, उसके लिए हमारी तैयारी रहनी चाहिए। अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि अभी 370 के साथ किसका क्या रोल रहा, किसकी क्या भूमिका रही,
पोखरण के साथ किसकी का क्या रोल रहा, किसकी क्या भूमिका रही, ऐसी परिस्थिति में हमें तो एक रास्ता निकालना होगा, क्योंकि युद्ध की बात है। अब यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ युद्ध ही धर्म है। अब यहाँ भारत की भूमिका क्या हो, तो हम तो इतिहास भूगोल हर चीज को देखेंगे, हर चीज को महसूस करेंगे। कहीं ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि ग्रीक हिस्ट्री में, यूनान के इतिहास में, होमर का साहित्य पढ़ते पढ़ते, हम साहित्य के लोग ही ज्यादा इसमें भी हैं, कि उसने कभी समझा ही नहीं कि स्पार्टा जैसा छोटा सा कबीलाई देश, एथेंस जो है, जो ज्ञान का, विज्ञान का, साहित्य का उच्चतम केंद्र था, उसको धराशायी कर देगा। प्लेटो ने लिखा दो कारण से कि हम अपने आइडियल स्टेट से बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, कवियों को, साहित्यकारों को बहिष्कृत कर देंगे। गौर कीजिएगा, बड़ी जवाबदेही के साथ मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि जब आइडिया, ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन जब 27 वर्षों तक स्पार्टा के साथ जब लड़ाई होती है, और जब एथेंस के लोग बैठक खाने में जाम से जाम टकरा कर होमर का साहित्य पढ़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और एक छोटा सा कबीलाई देश जो सिर्फ कोई शिक्षण प्रशिक्षण नहीं, वो सिर्फ युद्ध कौशल में कैसे निपुण हुआ जा सकता है, इसकी वो ट्रेनिंग देता था। और 27 वर्षों की लड़ाई के बाद स्पार्टा विजयी हो जाता है और एथेंस हार जाता है। व्यथित होकर लिखना पड़ा कि ऐसे इतिहासकारों को, ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे लेखकों को, ऐसे कवियों को हम अपने आइडियल स्टेट से बहिष्कृत कर देंगे, पहली बात। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि एरिस्टोटिल को, अरस्तु को, वो चाहते थे कि हम जो पीठ बनाए हैं, जो कि पूरी दुनिया में अमन के लिए, चैन के लिए, जो शांति के लिए संदेश देने का काम जो करता है, उसके लिए हम एक पीठ जो बनाए हैं, तो लोगों ने कहा कि अरिस्टोटिल को क्यों इसका आचार्य बनाया जाएगा? अरिस्टोटिल तो मकदूनिया का रहने वाला है। एथेंस में क्या ऐसे लोगों की कमी है? लेकिन प्लेटो तो भीतर की प्रतिभा देख रहे थे। प्लेटो की नजर में अरिस्टोटिल से तो अधिक प्रतिभा संपन्न कोई व्यक्ति नहीं था। अब हमें चुनाव करना होगा अपने लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाले इस देश में, इस मुल्क में, कि कौन सी शख्सियत, कौन सा व्यक्तित्व ऐसा है जो इस विषम परिस्थिति में निकाल सकता है। ये मानकर हमें नहीं बैठना है कि युद्ध तो नहीं होगा। युद्ध की परिस्थिति अब ऐसी बन रही है कि युद्ध की जो भीषण विभीषिका के साथ जब हम जाएंगे, तो उसमें हमें स्वयं अपने आप को झोंक देना होगा, हमें अपना रास्ता स्वयं तय करना होगा। ऐसी परिस्थिति में ये मानकर नहीं चला जा सकता है, क्योंकि देखिए, रूस इतिहास पर आप गौर कीजिए, जरा सा इतिहास पर अगर आप गौर कीजिएगा, तो जब हमें क्या करना पड़ा था सर, डॉक्टर साहब सर, करना क्या पड़ा था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो हम किसका साथ दिए? न चाहते हुए भी जिसकी गुलामी कर रहे थे उसी का साथ दिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी न चाहते हुए भी उसी का साथ दिए, क्योंकि उसमें जब हर देश, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को नहीं मानने वाले लोग, और जब सबको पता है, हमसे बेहतर पता होगा, आप लोगों को तो और पता होगा ज्यादा बेहतर, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जब 7 करोड़
9 करोड़ लोग मारे गए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और उस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को भी पूरी दुनिया के पैमाने पर कोई मानने के लिए, कई मुल्क नहीं मानने के लिए तैयार थे। हम विचित्र एक द्वंद्व की स्थिति में हैं, क्योंकि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश, अगर हम मानवता की बात करते हैं कि संपूर्ण मानवता इसमें हताहत होगी, तो एक तरफ हमारी बात जाती है कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम अपने देश की भूमिका की बात करते हैं तो लोगों का कारनामा याद आ जाता है, और इन दोनों स्ट्रांग मोटिव के बीच एक स्ट्रगल होता है। 2 or more than 2, डॉक्टर साहब, 2 or more than 2 motives arise in your mind and heart. One is create obstacle and another one who satisfied. That one will be your choice. किसको आप चुनाव कीजिएगा, किसका चुनाव कीजिएगा? तो जब देश की बात आएगी, जब अपने सरजमीन की बात आएगी, जब अपने ये की बात आएगी, तो हम वहां पर जाएंगे। जब मानवता की बात आएगी, युद्ध नहीं, युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा कोई मानव मन भी शुद्ध चाहिए। तो जब शुद्ध की बात, जब शुद्धता की जब बात हम करते हैं, तो मेटानोइया की भी बात करेंगे। तब अगर इस्लाम कहता है कि नहीं, गर्दन के नीचे की जो धमनी के सन्निकट हमारा खुदा का साम्राज्य है, उसकी भी बात करेंगे। जब हम हिंदू जब कहता है कि नहीं, आत्मा में परमात्मा का वास है, तब हम उसकी भी बात करेंगे। बुद्ध जब कहते हैं कि नहीं, संपूर्ण विश्व में एक धर्म राज्य की स्थापना हो, इसकी भी बात हम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो व्यक्तित्व जो है वो खंड खंड में विघटित नहीं होगा। इसलिए आज राष्ट्राध्यक्ष जो भी है वो ऐसा न करे कि लीग ऑफ नेशंस के बाद की बात हुई। ऐसा न हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद भी लोग आज आपको ये विषय रखने की जरूरत महसूस हुई कि विश्व जो है तृतीय दुनिया जो है तृतीय थर्ड वर्ल्ड वार की ओर। थर्ड वर्ल्ड वार ऐसे ही नहीं हो, उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा ऐसी परिस्थिति में। और कोई भी संवेदनशील हृदय में आइंस्टीन की उस बात को भी, तो चूंकि डॉक्टर साहब तो वैज्ञानिक है, जो उन्होंने कहा कि अब अगली जो लड़ाई इन केस अगर हो भी जाए तो ईंट पत्थरों और ढेला से लड़ाई होगी, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय आप नहीं कर पाएंगे। तो आज मानवता को जब एक करने की बात होगी, दोनों बात मैं कर रहा हूं, मानवता को जब एक करने की बात होगी तो हमारा आदर्श सामने। जब हम सरजमीन की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश के लिए कौन अच्छा है, उसमें हमें चुनाव करना होगा। इन दोनों मजबूत प्रेरकों के बीच चुनाव करना होगा कि हमें किसका साथ, हमें किसका सहयोग दिया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अमेरिका चाहता है यूनिपोलर फोर्सेस के साथ, और जब सोवियत संघ की बात जब आएगी तो उसमें निश्चित रूप से 6 मल्टीपोलर फोर्सेस के साथ भारत बड़े गर्व के साथ होगा। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो जर्मनी हो, उसके साथ एक ताकत होगी, ये देखना होगा। और मुझे ये भी साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति न आ जाए कि अगर पंथ निरपेक्ष या गुट निरपेक्ष होते हुए चाइना के साथ हमारा क्या संबंध है, ये तो हम जानते हैं। कल को चाइना अगर हमारे साथ अगर कोई इस तरह का कोई साम्राज्यवादी या कुछ, अभी भी हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को उसने लिया है, वैसी परिस्थिति में आज तो एक सबक देने की बात की गई है। लेकिन अगर भविष्य में भी अगर ऐसी बात होगी तो ये एक आधार, एक उदाहरण बन सकता है कि हमारा योगदान रूस और यूक्रेन के साथ
क्या होगी। हम मानवता के पक्ष में हैं, लेकिन अपने देश के पक्ष में भी हैं, पहले अपने देश के भी पक्ष में हैं। हमारी भूमिका जो होनी चाहिए, मैं आदर्श को स्वीकार करता हूं, लेकिन वह आदर्श जो यथार्थ के समीप हो, सन्निकट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको साधुवाद। आपने कहा राष्ट्राध्यक्ष, मुझे विश्वास है, आप सबको विश्वास है, पूरे भारतवासियों को विश्वास है कि आज हमारे राष्ट्र की जो बागडोर है वो मजबूत राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक मजबूत प्रधानमंत्री बन करके उभरे हैं। इसका प्रमाण है कि यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं वे राष्ट्रीय तिरंगा दिखा करके वहां से बच के आते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगे की जो शान है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के कारण ही ये शान बनी है, वरना 70 साल में 75 साल में इतनी शान भारत की उसकी नहीं रही है। हमें याद है, आपको भी याद होगा, एक वो समय था जब विदेश में जाने वालों को नंगा करके तलाशी ली जाती थी, और आज एक वो समय है तो तिरंगा दिखा करके उस देश से उनको विदा किया जाता है। तिरंगे की वो शान आज जो बनी है, उसको देखते हुए मुझे गर्व है कि हमारे देश की बागडोर एक ऐसे सबल राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में है जिसकी सारा विश्व जिसका कायल है। आपने दूसरी बात कही कि हमें ये देखना होगा कि किसके कर्तव्य क्या है, किसका कर्तव्य क्या है। तो हम देखें तो यूक्रेन, जिसने पाकिस्तान को हमेशा हमारे विरुद्ध हथियार बेचे हैं, आज भी 30 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए के हथियार पाकिस्तान को यूक्रेन बेच चुका है। बड़ी विडंबना है कि वही यूक्रेन आज भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। भारत के पास जो, पाकिस्तान के पास जो 400 टैंकर हैं वो यूक्रेन की देनी है, और वही टैंकर बात करें तो रूस से हमारे राजनीतिक संबंध बहुत पुराने हैं, मित्रता के संबंध हैं, और आज भी भारतीय सेना में 70% से लेकर के 80% तक का सामान रूस की देन है। हम कैसे भूल जाएं रूस की मित्रता को। हमारे प्रथम प्रतिभागी ने बताया था कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, अमेरिका ने 7वां बेड़ा उन्होंने भेजा था, तो रूस ने 7वां बेड़ा भेजा था कि देखते हैं आप कैसे भारत पर वार करते हैं। हम उस एहसान को कैसे भूल सकते हैं, उसके उस कर्तव्य को कैसे भूल सकते हैं। मैकेनिकली आज भारत के पास जो ब्रह्मोस्त्र है वो भी रूस की देन है, उसमें भी रूस का सहयोग है। भारतीय सेना का बड़ा हथियार जो बनेगा और इसका सारा संसार पनाह मांगता है, वो भी रूस की देन है। रूस के सहयोग से ही वो ब्रह्मोस्त्र बन रही है। तो हम आज इस वार्ता से यही समझ रहे हैं कि विश्व युद्ध नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं छिड़े, ईश्वर करे ये युद्ध जो चल रहा है ये भी समाप्त हो जाए। लेकिन आशंका वहां बैठती है कि यूक्रेन को पोलैंड साथ दे रहा है और रूस को चीन साथ दे रहा है। यहां आकर के कुछ आशंका बनती है कि कहीं विश्व युद्ध का मंजर न बन जाए। इसी चिंता को लेकर के हमने ये आज की वार्ता रखी थी। इस वार्ता में आप सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आप सभी का धन्यवाद, सभी का साधुवाद, 2 मिनट सभी का आभार। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह की परिचर्चाएं ऐसे विषयों को लेकर के बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, और आप लोगों का, बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का, सभी का सहयोग बना रहेगा। मुझ पर आपका अनुग्रह बना रहेगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता को यहाँ विराम देता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग मेरे पटल पर आए, इसे आपने धन्य किया। आप सभी को साधुवाद, सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार।
आपने इतने महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया और साथ हमारे वरिष्ठ जो आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी के द्वारा सारा कार्यक्रम जो सरस्वती वंदना ये तो गर्जना करते हैं, उनके द्वारा सारे रही। बहुत बहुत आपको आभार ज्वलंत विषय के चुनाव। सर बहुत अच्छा लगा और साथ में सबको बैठकर सुनना सचमुच एक गौरवशाली समय है। इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा था सर, जैसा कह रहे थे कि ऐसी परिस्थिति सर जो ये हम समझने के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जो अभी तालिबान वाला संकट हुआ था और जिसमें मानवता पर जिस प्रकार संकट आया और वैश्विक परिदृश्य में जैसा सहयोग या निर्णय या चेतना दिखनी चाहिए थी वैसी नहीं दिखी, कहीं उसका भी प्रभाव तो नहीं है इस युद्ध के मन को बनने के लिए कि अब इसको कर दिया जाए? नहीं, देखिए चूंकि सवाल चूंकि मैंने ही ये सवाल उठाया था मानवता, मैंने कहा कि ये द्वंद्व रहता है। अगर ये मानकर अगर चला जाए कि युद्ध नहीं होगा तो हमारे साथ दो तरह की बात है। एक तो मानवता जो है वो हताहत होती है और दूसरी तरफ एक वास्तविकता ये है कि हम अपने देश के प्रति भी, देश के बारे में भी हम अगर सोचते हैं, दोनों के बीच टकराव होता है, दोनों के बीच द्वंद्व होता है। मानवता के बारे में तो आपको सिद्धांत रूप में आप सोच रहे हैं, व्यवहार के रूप में जब सोचना होगा तो आपको बहुत सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत सेक्रीफाइस करना होगा। वही बात है, वही अमेरिका जो निर्णय लिया सर, वही नहीं देखिएगा कि वो भारतीय है कि वो अथेनियन है कि वो रूसी है कि वो चाइनीज है, तब कि वो अमेरिकन है कि वो ब्रिटिश है। जिस प्रकार से अमेरिका ने सर, सभा समाप्त हो चुकी सर, इसलिए संक्षेप में, अमेरिका जिस प्रकार से तालिबान को हथियार मुहैया कराकर हटा था जिस प्रकार से और वहां जिस तरह से चला था, उसका प्रभाव कई देशों के मन स्थिति पर पड़ा होगा और ऐसा स्थिति बनी होगी कि एक पक्ष ने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने संसाधनों पर ध्यान देना होगा, मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है उस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना होगा, और वह निर्णायक कहने का ये मतलब था, आप बात को समझिए कि जब मैंने कहा कि अमेरिका का इंटेंशन, अमेरिका की नीयत यही रही है यूनिपोलर फोर्सेस कायम करे पूरी दुनिया में। उस समय वो चाहे तालिबान हो चाहे ह्यूमन, सारा क्रश हो जाए, लेकिन वो उसकी चौधराहट कायम रहे, वो चाहता है। वही बात मैं भी वही मेरी बात कह रहे हैं। और यहाँ जो है मल्टीपोलर की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें कि हिंदुस्तान और भारत भी एक अहम हिस्सा और प्रभावी भूमिका में रहेगा। इसलिए हमारा कहाँ होगा चुनाव, हमें करना होगा। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। सबको प्रणाम सर, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत ही अच्छा रहा विचार। मन में विचार रहे होंगे अभी भी और प्रकट करने हो कवि के साथ कॉफी में मंच में, बाकी विचारों को कंटिन्यू किया जाए यहीं से। यह अभिभावक पटल है, यहाँ से बच्चा पटल की तरफ बढ़े, उधर आशीर्वाद दे, उसको कंटिन्यू करें विचार प्रवाह को। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप सभी का, नमस्कार। ठीक सर, ठीक ठीक।